नमस्कार, मैं कौसानी में हूँ, अनासक्ति आश्रम, जहाँ गांधी जी रुके थे 1929 में, करीब 100 साल पहले। और मेरे साथ हैं, मैं वीरेंद्र आचार्य हूँ। जूनागढ़ में मेरा अपना क्लिनिकल लेबोरेटरी है और मैंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है। यानी ये पता लगाते हैं कि हमारे शरीर में जो बीमारी हो रही है उसमें कौन सा बैक्टीरिया या वायरस है। हम आज इनसे बात करना चाहते हैं कि फिर से कोरोना वायरस की वार्निंग गवर्नमेंट ने दे दी है और हॉस्पिटल्स को अलर्ट रहने को कहा गया है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आम आदमी है, कॉमन मैन, उसको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए ये नया कोरोना वायरस से। अभी जो नया कोरोना है वो ओमिक्रॉन अगले वायरस थे उसका ही मॉडिफाइड स्वरूप है। तो अभी उसके कॉमन जो वो कॉमन लक्षण होते हैं उसमें सिम्टम्स आप हाँ कॉमन सिम्टम्स है उसमें बुखार, खांसी, थ्रोट इन्फेक्शन, सीवियर बॉडी एक और ऐसा है। अगर ऐसा है मगर ये JN1 वायरस जो है इसका थोड़ा अभी तो अच्छा ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत सीरियसली नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आपको सिम्टम्स है तो आपको अभी तो क्या करना चाहिए, आप मास्क लगाइए, पूरा रेस्ट ले, दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और सादी ताव और जो भी सिम्टम्स हो उसकी दवाइयाँ ले। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई थोड़ा सा सीवियर हो रहा है, बहुत बॉडी एक है, ज़्यादा बुखार है मगर फिर भी पेन किलर लेते हैं, पैरासीटामोल ऐसे लेते हैं फिर भी रुकता नहीं है, तो तुरंत ही आपको अस्पताल में जाके तो हॉस्पिटल में से उसको टेस्ट करवाना चाहिए। या घर बुला लें पैथोलॉजी। हाँ, या घर भी बुला लेके वो भी टेस्ट कर देंगे, मगर सचेत तो रहना चाहिए। अभी सचेत रहने के लिए ही मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप बाजार जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं फ्लाइट से, ट्रेन से, स्पेशली एयर कंडीशन में, तो वहाँ क्या करना चाहिए? तो जब भी आप भीड़ भाड़ वाले एरिया पर जाए या बाहर बाजार में या कहीं जाए, तो अभी तो ये वक्त आ गया कि हमें वो मास्क लगाना होगा और थोड़ा सा डिस्टेंस तो रखना होगा पीपल से। और पिछली बार बहुत प्रचार किया गया था कि घर आके साबुन से हाथ अच्छी तरह से धो लें। सैनिटेशन तो हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज बार बार करना चाहिए। अगर बाहर जाए तो हो सके इतना कम ही चीज़ को हम छुए, क्योंकि कहाँ से भी वायरस आ सकता है। कहीं से भी वायरस आ सकता है। ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये वायरस अपने आप म्यूटेट हो जाता है, रूप बदलता है, या कोई लैब में बदलता है इसको? नहीं, मैं तो समझ गया। अपने आप तो ज़्यादातर बदलते हैं, क्योंकि कोई भी प्रजाति है वायरस की, बैक्टीरिया की या इवन एनिमल की और हमारे भी, वो थोड़े से होते हैं, इवोल्यूट होते हैं। मगर हम कम ऐसे इवोल्यूट होते हैं कि हमारी आयु ज़्यादा है। ये वायरस और इसकी जो वायरस है उसकी तो 20 मिनट की आयु है, तो इसको एक दिन में कई पीढ़ियाँ चली जाती है, तो वो झड़प से संक्रमित म्यूटेट हो जाता है। अच्छा, मैं जरा पिछले जो कोरोना का वो आया था उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो वुहान में लैब चाइना की थी, इंटरनेशनल लैब थी, और उसको फंड किया था अमेरिका से डॉक्टर फाउची साहब ने और इटली से और कई देशों ने, और वहाँ मैंने पढ़ा था कि वहाँ इस वायरस को और डेडली बनाने की कोशिश हो रही थी। तो ये क्यों वायरस को डेडली बनाते हैं लैब में? वाई? वो वायरस को डेडली बनाते हैं बायो वेपन्स की तरह इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि अगर कहीं पे युद्ध हो तो सामने के पूरी ज़्यादातर मानव जाति को हानि पहुंचाने के लिए। मगर सच में ऐसे है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाता है और वो बहुत डेडली होता है। उसका इलाज भी हम ढूंढे उसके पहले तो हमें बहुत नुकसान हो जाता है। और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये रिपोर्ट किया था कि वो कोरोना वायरस वहीं लैब से वो लीक हुआ था। हाँ, वहीं से ही लीक हुआ है, सही बात है।
वहीं से ही लीक हुआ था, या तो उन लोगों ने लीक किया है, वो हमें पता नहीं चला। क्योंकि चाइना जो देश है वो पूरी अपनी सीक्रेसी रखते हैं। तो क्या हुआ, बाद में हमको पता चला कि वुहान में तो कई जल्दी से वायरस फैला गया और कई लोग भी उसका देहांत हो गया था, मगर उन लोगों ने बताया भी नहीं, इवन लोकल पब्लिक को भी नहीं बताया। तो वो लोग बाहर घूमने निकले, इसे ट्रांसपोर्ट करने लगे और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से ही पूरी दुनिया में फैल गया। नहीं, ये भी है। दूसरा, चाइना को जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं जिनके पास नई टेक्नोलॉजी है और कैपिटल है, पूंजी है, उन्होंने अपनी फैक्ट्री बना रखा है। हाँ, तो इटली के, जर्मनी के या बहुत देशों के लोग वहाँ जाते हैं। हाँ, और दूसरा ये था कि चाइनीज मेरे ख्याल से हॉलीडे सीजन भी था, तो हाँ, चाइनीज भी पूरी दुनिया में जाते पूरी हैं, दुनिया बुक कर में ले। घुमा है उन्होंने। तो उसकी वजह से ये सारा बहुत फैला। हाँ, आप क्या बताएंगे? हाँ हाँ, वो सही बात है, मगर उन लोगों ने अपने पब्लिक को अवेयर भी नहीं किया कि भाई अभी ट्रांसपोर्टेशन मत करो, अभी इसका संक्रमण बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होता है और ये वायरस बहुत डेडली है, तो इससे लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो पाए उसके तरह का प्रयास करो। मगर मेरे ख्याल से, ये सच है या मैं पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, मगर चाइना ने जानबूझकर किया है। चाइना ने जानबूझ करके किया। और अभी अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो ग्रांट होती थी, हाँ, वो जो स्कीम थी, डॉक्टर फाउची जिसके डायरेक्टर थे, हाँ हाँ उसको बंद कर दिया है फंडिंग। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर ये मेडिसिन का लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो वही सही है, भलाई ना हो तो सही, मगर नुकसान के लिए जो किया जाता है वो तो बहुत बुरा है। वो जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। अच्छा, एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि इस वायरस की कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं थी, तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने जिसके पास जो थी यहाँ तक कि वो जो पेट में कीड़े मारने की दवा है, क्या बोलते हैं, आईवेक्टिन या कुछ, वो जिसके पास जो दवा है, और बहुत सारी दवाइयाँ लोगों को दे दी, जिससे भी नुकसान हुआ लोगों को। हाँ, वो भी इतना ही नहीं, उन्होंने WHO के जरिए से फैलाया। पहले देखा हमने क्लेवरमेंटिन थी, और बाद में देखा डोलो थी, और बाद में भी कई दवाई आई, एक के बाद एक दवा लोग इस्तेमाल कर गए, और बाद में जब भी दवाइयाँ बहुत सारी सेल हो गई, तब WHO ने बोला अरे भाई ये दवाइयाँ की तो ज़रूरत ही नहीं थी। डोलो में भी ऐसा हुआ, और डोलो 650 उसके बारे में तो मैंने 2 बार पढ़ा है कि उन लोगों ने इन शॉर्ट पीरियड में $1000 करोड़ का मुनाफा ले लिया। और ये भी किया उन्होंने, 1000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी कि डॉक्टर से उसको प्रेस्क्राइब करें। हाँ, हाँ, वो तो सभी जगह चलता ही है, क्योंकि कई जगह ऐसा देखा जो वो इंजेक्शन से ही शुरू में आते थे, तो रेमडेसिविर, तो वो लोग डॉक्टर जी है होते हैं, कोई सभी ज़्यादातर डॉक्टर तो प्रामाणिक है, मगर कोई डॉक्टरों ने वो सस्ते में ले लिए, और पेशेंट को मैंने शुरू में देखा था 40,000 का एक डोज दिया था। ऑक्सीजन की भी बहुत कमी थी, उसमें भी बहुत ऑक्सीजन में भी बहुत ब्लैकमेल हुआ। और कई जगह ऐसा हुआ, जो जान पहचान वाले लोग होते हैं उसको जल्दी दे दिया, और जो लोग बेचारे थे, असहाय थे, उनको ज़रूरत थी मगर मिला ही नहीं। अच्छा, मेरी जानकारी है, मेरे कई फ्रेंड्स जो हॉस्पिटलाइज हुए उनकी डेथ ज़्यादा हुई, क्योंकि हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं था, फूड भी नहीं ठीक से मिला, न्यूट्रिशन भी नहीं मिला, और उनके पास कोई जाता नहीं था, डॉक्टर भी नहीं जाता था, दूर से दवाई दे देते थे, अनाउंसमेंट करते थे। किसी को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है चेस्ट में, लंग्स में, तो कोई देखने वाला नहीं था, मॉनिटर कर। तो हॉस्पिटल में जो लोग गए उनकी डेथ ज़्यादा हुई, जो घर में रहे वो कम उनकी डेथ हुई, और ज़बरदस्ती लोगों को घसीट के हॉस्पिटल ले जाते थे। मगर मैंने आपने जो देखा ना, वो मैंने भी बहुत जगह देखा, मगर 2 बात उसमें और भी है। एक तो साइकोसोमेटिक है, जो लोग अस्पताल में भर्ती होते थे, उसको खुद को लगता था ओ भाई मैं बहुत सीरियस हूँ, अब मैं बचने वाला ही नहीं हूँ, तो उसके माइंड ने ही उसको बचने नहीं दिया, वो हार गए। हाँ, वो अपने मन से ही हार गए, तो वो तो सब हार जाते हैं। और जो लोग घर में हुए
उसको हौसला था कि उसके रिश्तेदार करीब है, अगर कुछ भी ज़्यादा होगा तो उसको तुरंत मदद मिल और जाएगी। कम से कम खाना पीना तो हाँ, ठीक खाना पीना ठीक से मिलता था, और जब बहुत कम घबराए उसको बहुत फायदा हुआ। अच्छा, एक अनुभव हमने ये भी देखा कि जो हमारा पुराना आयुर्वेदा या सिद्ध का सिस्टम है, जैसे तमिलनाडु में, केरल में आयुर्वेदा का, तो केरल ने बहुत अच्छा मैनेज किया कि उन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में दिया, और जिनको स्पेशलाइज जरूरत थी उन्हीं को रेफर किया बड़े हॉस्पिटल। उसमें तो रश नहीं हुआ। हाँ, सही बात है। लेकिन बाकी जगह यूपी में और जगह ऐसा नहीं हुआ, जिसको जरा भी सिम्टम आया, डायग्नोस हुआ, उसको सीधे हॉस्पिटल ले जाते थे, और उसको जो हमारा ट्रेडिशनल नॉन आयुर्वेदिक सिस्टम है उसका इस्तेमाल नहीं किया। जबकि चाइना ने अपना जो लोकल ट्रेडिशनल हर्बल सिस्टम है वो घर घर उन्होंने फैलाया, उसको किया। तो सही बात है। कई जगह मैंने ऐसा देखा है, आयुर्वेद जो उबाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काढ़ा, तो काढ़ा था तो उससे बहुत फायदा हुआ, और जो भी सिम्टम्स आने वाले थे वो भी कम हो गए, और दर्दी को अच्छा लगने लगा तो उसको एलोपैथी में जाने की जरूरत नहीं। हम लोग भी घर में लगातार काढ़ा पीते थे, क्योंकि मेरा भी आयुर्वेद में विश्वास है। कई मैं आयुर्वेद डॉक्टरों को जानता हूँ, और कई एलोपैथिक डॉक्टर बताते हैं इसमें खास करके गुरिच, गिलोय, काली मिर्च और तुलसी और कुछ और इसी तरह की जो हर्बल जड़ी बूटी, नीम के पत्ती, तो ये वायरस को किल करने में तुलसी, नीम की पत्ती बहुत बड़ा। मैं एक, चूंकि गांधी जी के स्थान में खड़े हैं तो हम बता दें, गांधी जी रोज अपने भोजन में नीम की पत्ती की चटनी खाते थे। और मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस बता दूं जी। मेरी साली है, वो भी आयुर्वेद डॉक्टर है, उसने शुरू से ही हमें ये काढ़ा दे दिया था, तो हम लोग रोज सुबह उठते उठते यही लगाते थे। तो क्या हुआ, हर रोज मैं तो 150 पेशेंट को ज़्यादा से करीब से खून लेता था, टेस्ट करता था, मगर मुझे कोरोना वायरस नहीं हुआ। वो मुझे तो जहाँ तक मेरी जानकारी है वो आयुर्वेदिक काढ़ा ने मुझे बचाया। भाई, तो एक चीज़ कहना है कि चूंकि अब कोरोना फैलने का गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है दिल्ली में हॉस्पिटल्स को, तो जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं हर्बल, और वो आपके आसपास गांव में, मोहल्ले में भी मिल जाती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बाज़ार जाने की। लेकिन बाज़ार से भी लेना हो तो लेके और उसको शुरू कर दीजिए सुबह सुबह काढ़ा पीना, क्योंकि इसमें एलोपैथी दवाइयाँ कोई वायरस की कोई खास काम करती नहीं है। एक मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पिछले जो एक्सपीरियंस है, हमें क्या लेसन लेना चाहिए गवर्नमेंट को मैनेज करने में इस? हाँ, गवर्नमेंट को इसमें सबसे पहले तो लोगों को अवेयर करना चाहिए, उसको शांति से समझाना भी चाहिए, भाई इससे घबराहट में मत फैलाओ, मगर ज़्यादा से ज़्यादा आप सचेत रहो और दूसरों को भी सचेत रहने के लिए बोलो। और जो भी आयुर्वेदिक काढ़ा है उसको हर रोज़ नियमित लगाओ, क्योंकि उससे जो फायदा होगा वो, मैं तो आगे यही भी बोलूँगा, वो आपको संक्रमित ही नहीं होने देंगे। हाँ, इन्फेक्शन होने ही नहीं देगा, नहीं होने देंगे। नॉट ओनली वायरस, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं होगा। और दूसरा जो सर्दी जुकाम होता है, वेदर चेंज में जो बीमारियां होती हैं वो भी नहीं होती। और एक बात वो भी है, अगर आपको साधारण सर्दी है, जुकाम है, और जो भी कुछ थ्रोट इन्फेक्शन ऐसा है, सभी को कोरोना भी मत समझो, क्योंकि उससे भी घबराहट फैला सकती है ना, साइकोलॉजिकल। हाँ। तो और जो भी कोरोना के पेशेंट आपको ध्यान में आए तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत दो और उसकी हो सके उतनी संभाल लो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।